हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम सेट्स जो है वो कर रहे हैं। ये सेट की बेसिक वीडियो होने वाली है। अभी हम सेट्स की एक और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसका नाम होगा डिटेल वीडियो ऑफ सेट्स। वो सेट्स की डिटेल वीडियो होगी जिसके अंदर हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी करेंगे और सेट्स का पूरा देखेंगे कि स्टार्टिंग से एंड तक के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं और क्या कॉन्सेप्ट्स हैं बिल्कुल डिटेल्ड में। ठीक है, ये ओवरऑल है। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कितने टॉपिक्स हमने कवर अप करने हैं। अगर एक बार ये वीडियो देख लेना है तो इससे एक बार आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ करने वाले हैं। ये जैसे जो भी मैं यहाँ पे चीज़ें बता रही हूँ वो हम डिटेल्ड वीडियो में इतने अच्छे से तो डिफाइन नहीं करेंगे। यहाँ सेट्स में आप जो बेसिक वीडियो मिल रही है इसके अंदर आपको ओवरऑल पता लग जाएगा, जैसे टेबुलर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, उसके अंदर भी एक्सप्लेन किया जाएगा। बट उसके अंदर ये होगा कि आपने बेसिक वीडियो देख ली ना तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, सो देखो सेट्स क्या होता है। सेट्स एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैंने कहा कि हेयर्स हेयर्स क्या हो गया। अब हमारे जो हेयर्स होते हैं वो क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हेयर। तो हेयर का यहाँ पे क्या है, कलेक्शंस है। ठीक है, सो जैसे हेयर्स होते हैं, हेयर्स भी क्या होते हैं, कलेक्शंस होते हैं। तो वो क्या हो गया, एक आपका सेट हो गया। जैसे मैंने बोला आपके जो भी फेवरेट प्लेयर्स हो गए। ठीक है, तो वो भी क्या है, उसका कलेक्शन है। बट कलेक्शंस तो है, जैसे मैंने बोला सेट ऑफ क्रिकेटर्स, सेट ऑफ योर फेवरेट क्रिकेटर्स। अगर मैंने ऐसे बोला तो देखो क्या होंगे, सभी के अपने अपने फेवरेट क्रिकेटर्स होंगे। किसी के कोई फेवरेट होगा, किसी का कोई फेवरेट होगा। सो यहाँ पर एक कॉमन तो नहीं है, सभी के अपने अपने सभी को कोई पसंद है। किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को रोहित शर्मा पसंद है, किसी को कोई और पसंद है, किसी को जसप्रीत बुमराह पसंद है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो सभी को क्या है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सन्स है वो पसंद है। अब इससे क्या होगा कि सभी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव तो सेट काउंट नहीं करेगा। जो सभी एक कॉमन होगा सेट उसी को काउंट करेगा। जैसे मैंने बोला सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये भी एक सेट है। मैंने बोला सेट ऑफ होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब क्या हो गए, सेट्स हो गए ना। तो किसी भी चीज़ का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को क्या बोलेंगे, सेट्स। जैसे हेयर्स हो गए, स्टार्स हो गए यूनिवर्स के। ठीक है, तो वो क्या है, सेट्स है। द ऑब्जेक्ट्स विच बिलोंग्स टू अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। जो ऑब्जेक्ट्स बिलोंग करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेट्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मेंबर बोलेंगे या उसका एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, मेंबर्स और एलिमेंट्स अभी बताऊंगे आगे। जैसे देखो ये सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन देखो। आप सेट को किसी भी नंबर से डिनोट कर सकते हो, ABCD किसी से भी। अब सेट्स को जब भी लिखोगे ना तो उसको आप ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर शो करोगे। और जो करली ब्रैकेट के अंदर आपने जो भी चीज़ लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर AB लिखा हुआ है, तो ये आपका एलिमेंट है और मेंबर भी कह सकते हैं। एलिमेंट का हो या मेंबर का, वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, तो ये होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कि हम सेट्स को लिखते कैसे। अब सेट्स को लिखा तो दो तरीके से जाता है। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो हम उसको टैबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और अगर हम उसे ऐसे लिखेंगे कि जिस एक लाइन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। जैसे कि यहाँ पर देखो के किसके इक्वल है, करली ब्रैकेट, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये आपका क्या है, एक्स एक वोवल है एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। तो और आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो, द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ऐसे भी लिख सकते हो। या मैंने बोला सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे अगर आपको लिखना हो, जैसे एक्स जो है उसको आपको रेंज दे रखी है 2 से 10 तक, और जहाँ वो एन जो है उसमें वो क्या है, आपका नेचुरल नंबर, यानी जो आपका एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 2 and 10। ठीक है, सो आगे बढ़ो। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, देखो फाइनाइट सेट में जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट में जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते। सी काउंटिंग्स जो होती है, नंबर्स जो होते हैं हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो इनफाइनाइट सेट में आता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फाइनाइट सेट में जैसे द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, यानी 12 मंथ्स इन 1 ईयर। सो ये फाइनाइट सेट है, इसे हम काउंट कर सकते हैं। सिंगलटन सेट होता है अगर आप कोई भी चीज़ दे रखी होती है,
जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट निकल के आता है, मैंने बोला इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर मेरा 2 है, तो सिंगल 2 ही है ना, बाकी सारे ओड हैं। सिर्फ और सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर है जो कि 2 है। 4 नहीं है क्योंकि 2 आगे स्प्लिट हो जाएगा 2 इंटू 2 में, बट 2 आगे स्प्लिट नहीं होएगा। तो 2 क्या है, आपका प्राइम नंबर है। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो 2 आता है, एंड दैट 2 इज योर इवन प्राइम नंबर, सो दैट इज योर सिंगल्टन सेट। सिर्फ और सिर्फ एक ही है वो, ठीक है। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट में होता है कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे मैंने बोला कि कोई भी नंबर बताओ जो 2 से तो बड़ा है लेकिन -5 से छोटा है, ठीक है। सो आप ऐसा कोई नंबर बता सकते हो? नहीं। 2 से बड़ा है तो वो 3, 4, 5 में जाएगा, और -5 से छोटा है सो -6, -7 इस रेंज में जाएगा। तो ये तो बिल्कुल भी सेम नहीं हो सकते। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, 7 से बड़ा है लेकिन लेस देन 9, ग्रेटर देन 7 बट लेस देन -9 होगा। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे 9 लिख दिया, क्योंकि अगर आप ये तो बता ही सकते हैं कि ग्रेटर देन 7 8 ही होएगा, एंड लेस देन 9 तो ऑफ कोर्स 8 ही हो गया। तो ये आपका आएगा सिंगल्टन सेट में। अगर सिंपल हम ऐसे लिखेंगे ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 9, अगर हम ये चीज़ लिख रहे हैं तो ये चीज़ सिंगल्टन सेट में आएगी। अगर हम ये लिख रहे हैं ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन -9, तो वो आपका एम्प्टी सेट, वॉइड या नल सेट बोल सकते हैं उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर ना कुछ एक दो चीज़ में ना हमें जो कन्फ्यूजन रहती है, देखो पहले हम उसे क्लियर करते हैं। अगर हमारे इस ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा है तो उसका मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर सेट है जिसका एक एलिमेंट है 1, ठीक है। अगर उसके अंदर 0 लिखा होता है, क्या लिखा होता है? 0 लिखा होता है, तो हम सोच रहे थे वो एम्प्टी है। नहीं, नंबर है ना कोई आपके पास नंबर है, ये कोई नंबर है, कोई डिजिट है ये, तो वो तो हम उसे तो काउंट करेंगे, 0 को हम काउंट करेंगे, वो एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 क्या होता है, कंटेन, क्योंकि ये जो होता है ना, ये एम्प्टी सेट क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है 0। अब जो फाइ, देखो फाइ क्या होता है चिल्ड्रन? फाइ होता है जब भी अगर हमारे पास कोई चीज़ एज ए नल सेट हो गया, ये कोई भी, जैसे हमारे पास अब कॉमन एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे पहले मैं इसे -9 कर दूँ, तो ये -9 है, ठीक है। अब इन सब केस में आता है कुछ भी, जब हमारे पास नहीं आंसर आ रहा होता ना, तो हम ऐसे करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, उसको ऐसे, उसमें से बीच में से हम एक जो लाइन मार देते हैं। अब ये क्या होता है, ये एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो हम नॉर्मल ये लिख देते हैं, हम इसे करली ब्रैकेट्स के अंदर पुट नहीं करते। सिंगल्टन सेट है, अगर मान लो एक इवन प्राइम नंबर है, मैंने उसे ऐसे डाल दिया। अब इसके आंसर को मैं कैसे लिखूंगी? ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन -9। इसका आंसर को मैं क्या लिखूंगी? ऐसा कोई नंबर नहीं है, मैं सिंपल लिख दूंगी 5। लेकिन अगर मैंने इसे करली ब्रैकेट्स के अंदर 5 लिख दिया, इसका मतलब कोई ना कोई ये एलिमेंट बन चुका है। क्योंकि जब हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ा था तब मैंने आपको यही बताया था कि करली ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी जाए वो आपका एलिमेंट कहलाता है या मेंबर कहलाता है। क्योंकि इस केस में अभी एलिमेंट बन चुका है, बट इस केस में ये एलिमेंट नहीं है ना मेंबर है, ये अपने आप को ही डिफाइन कर रहा है कि मैं एक नल सेट हूँ, मेरे पास कुछ भी वैल्यू नहीं है, नो एलिमेंट, बट दिस इज एलिमेंट, दिस इज नो एलिमेंट। ऑल राइट, इतना समझ में आया? सो आगे बढ़ते आगे हैं। इक्वल और इक्विवेलेंट इक्वल सेट्स में होता है, जैसे मैंने कहा 1 2 3। एक में नीचे मैंने थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया, जैसे 1 को 2 बार लिख दिया, 2 को भी 2 बार लिख दिया, 3 को भी 2 बार लिख दिया, बट ये है तो इक्वल। जब मैं इसे रीअरेंज करूँगी, रीअरेंज करने पे मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा 1, 2, 3। तो यहाँ पर भी 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है, तो बिल्कुल ये क्या हो गया? इक्वल सेट हो गया, जिसे हम सेम सेट भी बोलते हैं। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? देखो इक्विवेलेंट होता है जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पर अब मैं पहले इसे अरेंज करूँगी क्योंकि यहाँ पे बी 2 बारी हो गया, तो मैं इसे कैसे लिखूँगी? ए, फिर एक बारी बी, फिर सी। अब यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या हो गए? एलिमेंट सेम हो गए, इसलिए इसे हम इक्विवेलेंट कहते हैं। इक्विवेलेंट हो गया तो हम इसे सिमिलर सेट बोलते हैं। यही डिफरेंस होता है एक्चुअली सिमिलर और किसमें?
आपके सेम सेट में, क्योंकि जो देखो सिमिलर होते हैं उसका मतलब होता है कि कोई दो चीज़ें आपस में सिमिलर लग रही है, बट एक्चुअली वो सेम नहीं होती, वो हमें ऐसा लगता है वो चीज़ सिमिलर है इस चीज़ के। और इक्वल सेट का मतलब बिल्कुल डिट्टो कॉपी, बिल्कुल सेम रिजेंबल कर रहा है वो उस चीज़ को। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे देखो, सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट, अब यूनिवर्सल सेट, प्रॉपर सेट, बस ये अब ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। देखो सबसेट होता है कि जैसे मैंने ले लिया एक एलिमेंट ए एंड उसके एक सेट ले लेते हैं ए इज इक्वल्स टू 1 2, ठीक है। अब बी मेरा ये है, बी मेरा ये है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, देखो ए के पास 1 2 है और बी के पास 1 2 5 6 10 है, तो इसके जो एलिमेंट्स है 1 2 वो बी में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं, तो मैं कहूँगी ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। यानी इसका मतलब ये है कि जो ए के एलिमेंट है वो किसके अंदर है, बी के अंदर है। एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी। जो एलिमेंट्स है ए के वो किस में कंटेंड है, बी के सेट में वो कंटेंड है, ठीक है। सो हम इसे ऐसे लिखेंगे, या मैंने ऐसे बोला कि मैंने इसको ऐसे लिखूंगी, अगर मैंने बोला ना कि ए के एलिमेंट बी में है, मैंने अगर इसे उल्टा लिख दिया, मैं अगर इसे उल्टा पढ़ूँ, इसके मिरर फॉर्म में मैं पढ़ूँ इसको, यानी अगर मैं इसे ऐसे पढ़ूँ, इसका मतलब है बी कंटेन्स ए, बी किसको कंटेन करता है, ए को कंटेन करता है। वहाँ वहाँ पे देखो, यहाँ पे इंग्लिश का फ़र्क है, किसका फ़र्क है, इंग्लिश का। कैसे, इस केस में मैं बोलूँगी कि ए के एलिमेंट्स कंटेन्ड इन बी, बट इस केस में मैं ये बोलूँगी बी कंटेन्स ए, बी किसे कंटेन करता है, ए को करता है। ऑल राइट, इतनी बात क्लियर होगी। अब पावर सेट, देखो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है जैसे मैंने आप ए बी ले लिया, अब मैं इसका पावर सेट लूँगी। अगर मुझे किसी भी चीज़ का पावर सेट लिखना होता है ना, तो मैं पी फिर एक ब्रैकेट फिर ए लिखती हूँ, यानी पावर सेट ऑफ ए। इसका मतलब है कि मैं पावर सेट ले रही हूँ ए का और मैं उसको एक ब्रैकेट में बंद करूँगी। अब उसका मतलब क्या होता है, देखो पावर सेट का मतलब होता है आपके पास एक एलिमेंट है ए बी, अब पावर सेट लोगे तो इसका मतलब होएगा आपको ए बी का भी क्या करना पड़ेगा, हर चीज़ को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब आपके पास ए है तो उसको एक अपने ब्रैकेट में रहने दो ए को, ठीक है। बी है उसको भी एक अपने ब्रैकेट में रहने दो। अब उसके बाद एक ए बी लिखोगे, जो पेयर्स बनेंगे यहाँ पर आपको पी फॉर पेयर, आपको पेयर्स बनाने पड़ेंगे। एक आपके 5, अब ये यहाँ पे बाय मिस्टेक हमने 5 लगा, ये ब्रैकेट्स लगा दिया, ये ब्रैकेट्स नहीं आएंगे यहाँ पर, ये ब्रैकेट्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बिकॉज 5 यहाँ पर एलिमेंट बन चुका है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, इन और ये एक पूरा एलिमेंट है। इसमें से आपका एक एलिमेंट ए बनता है, एक एलिमेंट बी बनता है, और ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक है। बट 5 तो एलिमेंट नहीं है, 5 आपके पास एलिमेंट नहीं है। सो इसका क्या मतलब हुआ, अगर 5 आपके पास एलिमेंट नहीं है तो आप उसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, नहीं, हम उसे ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, हम यहाँ से ये ब्रैकेट को हटा देंगे, हम सिंपली 5 लिखेंगे, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कितने पेयर्स बनाने हैं, अगर हमें ये चीज़ जाननी है तो हम याद रखेंगे 2 की पावर n का फॉर्मूला, जो हम NCR से डिफाइन करेंगे एंड वो हम बाद में बायनोमियल में पढ़ेंगे, ठीक है। परमुटेशन में, बायनोमियल में, इन सब चीज़ों में आएगा वो, उसके लिए हम अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। बट अभी हम सेट्स की बात करें, सेट्स की प्लेलिस्ट की बात करें, तो हम अभी सेट्स ही डिस्कस करेंगे। देखो 2 की पावर n का मतलब होता है कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब 2 की पावर जो n है वो यहाँ पर इस केस के लिए 2 है, तो यानी 2 की पावर 2 दैट इज 4, यानी कितने बनेंगे पावर सेट उसके 4, 1 2 3 एंड 4। तो आपको फिर बाद में सभी के ऊपर क्या कर देना, एक ब्रैकेट लगा देना, क्या लगा देना, एक ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। होल ब्रैकेट आप लगाओगे, इंडिविजुअली तो लगाना है, एंड एक आपका ऐसे का पूरा होल ब्रैकेट भी बनेगा। और जब भी हमें फाइंड आउट करना हो कितने पावर सेट लेने हमें,
तो हम 2 की पावर n लेंगे सिंपली और हमें पता लग जाएगा कि हमें कितने लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना कि 5 के पास ब्रैकेट नहीं आएगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट आ गया तो इसका मतलब वो एलिमेंट बन गया। ऑल राइट, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब होता है कि हर सेट क्या होता है, अपने आप का सबसेट होता ही होता है। जैसे मैंने यहाँ पे नोट दिस वन, जैसे इस केस में ए बी है। अब ये एक सेट है, वो सबसेट होगा अपने ही उसका, यानी ए बी। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा सेट है, वो क्या है, अपने ही आपका क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, प्रॉपर सबसेट अगर फाइंड आउट करना है, देखो प्रॉपर सबसेट में होता है, जैसे मैंने कहा ए के पास 1 2 3 एलिमेंट्स है, बी के पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। अब इस केस में यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यानी ऑलमोस्ट सेम एलिमेंट्स हो दोनों के पास, तब जाकर हम उसे प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। एंड इसका जो फॉर्मूला होता है प्रॉपर सबसेट का, 2n-1, 2n-1 ये फॉर्मूला होता है। ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या होता है, आपके पास सेम सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट होता है, देखो सॉरी, आपका पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इसका मतलब होता है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पे पावर सबसेट में तो आप उसको क्या करते हो, 2 की पावर n लगा के फॉर्मूला और फाइंड आउट कर लेते हो कि कितने हैं, मतलब उसी को स्प्लिट करते रहते हो आगे। ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट होता है कि जो एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट्स बी में। देखो प्रॉपर सबसेट और सबसेट दोनों ही सेम है। सबसेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास जो आगे, देखो यहाँ पे 1 2, यानी यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ 5 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, बस उसे इतना फ़र्क पड़ता है हाँ इनमें से कोई एक या दो इसके अंदर आ रहा है तो वो उसका सबसेट है। बट प्रॉपर सबसेट ये कहता है कि अगर मेरे पास 3 एलिमेंट है तो दूसरे के पास एटलीस्ट 4 हो जाए तो ठीक है, ऑलमोस्ट 4 होने चाहिए, नॉट एटलीस्ट, ऑलमोस्ट 4 होने चाहिए, 3 से एक ही ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज क्या आएगा कि ना, अगर 5 हो गए या 6 हो गए तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं, वो प्रॉपर सबसेट नहीं, ओनली सबसेट कहलाएगा। ठीक है, अगर एक ज़्यादा हुआ तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सबसेट का साइन भी लगाएंगे और नीचे इक्वल, क्योंकि ऑलमोस्ट वो सेम ही है। ऑलराइट, यूनिवर्सल सेट में जैसे मैंने मान लो ए में लिख दिया 1, बी में लिख दिया 2 3, तो यूनिवर्सल सेट दोनों का कॉमन हो गया 1 2 3। कंपेरेबल सेट्स क्या होता है, देखो कंपेरेबल सेट्स में होता है, जैसे मैंने कहा एक ले लिया ए, एक ले लिया बी। अब ए जो है वो बी में आ रहा है, दोनों को मैं आपस में कंपेयर कर रही हूँ। कंपेयर कैसे कर रही हूँ, एक सेट का साइन लगा रही हूँ, तो बस फिर ठीक है, ऑलमोस्ट एक या दो से चल जाता है इतना तो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा। आपको एक सबसेट दे रहा है, एक सेट दिया हुआ है। अब इस सेट के अंदर ये देखो, ये आपको फाई दे रखा है, ये नॉर्मल फाई क्या है, ये नॉर्मल फाई है, ऐसे लगा दिया, कोई भी सबसेट में लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो ऊपर हमने एक एग्जांपल लिया था 1 2 का, इसी में मैं इसको हटा के यहाँ से अगर मैं ए को ये लिख दूँ 1 2 और 5 ये लिख दूँ, तो ऑटोमेटिकली इसका क्या मतलब बन जाएगा, ऑटोमेटिकली इसका मतलब बन जाएगा कि 1 2 1 2। मैंने अगर 1 2 5 लिख दिया तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब निकल जाएगा क्या, 1 और 2। ठीक है, तो 5 अब भी यहाँ पर कोई वो नहीं है। अब बट मैंने यहाँ पर ये लगा दिया, इसका मतलब ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये पूरा कंप्लीट एलिमेंट है। मान लो ये पूरा कंप्लीट एलिमेंट 5 है, कोई भी ले लो, 5 है 6 है, मतलब कुछ भी ले लो, एक पूरा का पूरा नंबर है ये। ठीक है, अब देखो ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं हम बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। हाँ, कोई भी एलिमेंट है, मैंने कहा वन एलिमेंट, मैंने इस अगर मैं सिंपल इस केस की बात करूँ, मैंने बोला 1 बिलोंग्स टू ए, मैंने बोला 3 बिलोंग्स टू ए, मैंने बोला 4 बिलोंग्स टू ए। बट मैंने अगर बोला कि मैंने ब्रैकेट लगा दिया, जैसे मैंने बोला था आपको सबसेट लिखना है, अब ये ब्रैकेट लगाने पे ये बन जाता है सबसेट। तो जब ये ब्रैकेट लगाने पे 1 बन गया आपका सबसेट, तो मैं सबसेट का ही साइन लगाऊंगी और फिर लिखूंगी ए, फिर मैं 3 को फिर से सबसेट ऑफ ए, फिर मैं 4 को सबसेट ऑफ ए,
ठीक है, मैं ऐसे करके लिखूंगी, बट मैं ऐसे करके लिख ही नहीं सकती कि 1 बिलोंग्स टू ए। ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। मैं अगर ब्रैकेट लगा रही हूँ, इट मीन्स इट इज़ माई सबसेट। अगर मैं नॉर्मल लिख रही हूँ, इसका मतलब ये एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है किसको, ए को। यही बात समझ में आई। अब 5 है, वो ए को बिलोंग कर रहा है, ट्रू है। अब 1,5 वो ए को बिलोंग कर रहा है, हाँ 1,5 एक एज एन एलिमेंट है पूरा का पूरा, एंड वो इसको बिलोंग कर रहा है। इस केस में आप लगा सकते हो। अब कई बच्चे सोचेंगे कि मैम यहाँ पर 1 भी अलग है और 5 भी अलग है, और फिर बोलो कि फिर हम उसको कह सकते हैं या नहीं। देखो उस केस में अब हमें तो नहीं पता कि वो किस वे में इस चीज़ को बोल रहे हैं, तो हम तो यही मानेंगे, अगर हमारे पास ये पूरा का पूरा एलिमेंट गिवन है इसमें, तो हम ऐसा पूरा का पूरा एलिमेंट एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो है वो क्या है, ट्रू है, क्योंकि 1,5 एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए को, ट्रू। अब इस केस में ये क्या आ गया, अब क्या आ गया, सबसेट ऑफ ए। अब सबसेट के केस में हम इसे काउंट नहीं कर रहे, अब हम काउंट 1 को और 5 को इंडिविजुअली काउंट कर रहे हैं, एंड दिस इज योर सबसेट। तो सबसेट के लिए यहाँ पे इन्होंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं। अब ये देखो, अब ये तो 7 है, बट ये 1 कहाँ से आया, हम समझ गए ये 7 आपने एक एलिमेंट ले रखा, आप सबसेट को यहाँ पे कहला रहे हो, ठीक है समझ गए। अगर इस चीज़ को ऐसे लिखते ये लोग 7,1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो हम मान जाते क्योंकि 7 भी ये रहा और 1 भी ये रहा। बट इन्होंने 1 के ऊपर एक और ब्रैकेट लगा दी, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं ये वाले 1 को काउंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत हो गया। तो ये वही लिखा हुआ है कि क्या ये सबसेट है, इन्होंने क्वेश्चन में ही कह दिया कि ये सबसेट नहीं है, तो इसलिए ये बात क्या होगी, ट्रू होगी यहाँ पर। ऑलराइट, क्योंकि देखो ना यहाँ पर जो 7 है, अगर ये नॉर्मल लिखते 7,1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो बात ठीक थी। ठीक है, और इन्होंने कह दिया इज नॉट इन्होंने कह दिया कि ये चीज़ सबसेट नहीं है कि हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब आगे देखो 5, अब ये 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब ये 5 पे ब्रैकेट है और फिर से एक और ब्रैकेट है, तो इट मीन्स अगर ये नॉर्मल ये वाला 5 लिखते, तो ये लिखते 5 बिलोंग्स टू ए। अब हमें क्या पता लगता है ये 5, बट यहाँ पे ये पूरा का पूरा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसलिए हम ये वाला 5 काउंट करते। ऑलराइट, अब अगर ये नॉर्मल ऐसे लिखते 5 सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि सबसेट के ला रहे हो तो एटलीस्ट ब्रैकेट तो लगाओ। ठीक है, अब बात समझ में आई। अब इसे हम कैसे सबसेट के ला सकते हैं, इसे हम सबसेट तब के ला सकते हैं, एक तो ब्रैकेट ये खुद का होल्ड करता है, उसके बाद सबसेट के लाने के लिए हम उसका ब्रैकेट तो लगाएंगे सबसेट का, फिर ये कहेंगे ना बिलोंग्स टू ए, देन तभी तो वो क्या होगा, आपका ट्रू होगा। चलो आगे आगे हैं ये 2 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब ये बेस्ड हैं आपके पावर सेट पे। देखो ए बी सी आपको तीनों एक सेट दे रखे हैं, उसके बाद आपको कहा है कि आपको एक सेट निकालना है, कोई भी एक सेट है, एक्स एक सेट है, आपको वो निकालने। कंडीशन दे रखी है कि जो आप एक्स सेट निकालोगे वो आप निकालोगे इन तीनों से, इन द सेंस कि जो एक्स है वो सबसेट होएगा बी का भी, और एक्स जो है सबसेट होगा सी का भी। यानी बी के एलिमेंट्स है आपके पास ए बी सी, सी के एलिमेंट्स है आपके पास बी और डी। तो एक्स आपको एक ऐसा एलिमेंट चूज करना है जो आपका बी और सी दोनों में आता हो। सो अब देखो जो बी के पास एलिमेंट है वो ए बी सी है, और सी के पास है बी डी। अब दोनों के जो एक्स है वो एक ऐसा सेट बनाना है आपको कि जो बी और सी के आपके पास दोनों क्या है, बट अब इन दोनों के कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन सिर्फ बी ही आ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बी और सी इन दोनों के ही सेट में से, इन दोनों के पावर सेट, अब ये क्या है, ये इनका पावर सेट है। देखो मैंने ये क्या लिख रखा है, अब ए है ए बी सी, इसका पावर सेट लिखा है। अब इसका पावर सेट कैसे लिखा, पहले मैंने ए लिखा, फिर मैंने बी, फिर मैंने सी, फिर मैंने डी लिखा। उसके बाद अभी इन दोनों को छोड़ दो, उसके बाद मैंने लिखा इनको ए बी बी सी सी डी बी डी ए डी और ए सी। अब मैंने ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर डी ए, फिर मैंने बी का चलाया ऐसे सेम, बी सी था हमारे पास, फिर हमने देखा हमारे पास बी सी है, फिर हमने यहाँ पर बी डी को लिया। ठीक है, ऐसे ही करके हमने यहाँ बी डी को लिया,
फिर हमने सी को देखा कि सी के साथ ही क्या जाएगा, सी के साथ डी आ रहा था, सी के साथ ए नहीं आ रहा था तो हमने सी ए लिया। उसके बाद डी के साथ ए नहीं आया तो हमने ए डी लिया। तो ऐसे करके हमने क्या बनाए, सारे के सारे ऐसे करके हमने पेयर्स बनाए। ये हमने एक का पेयर बनाया, फिर हमने दो के पेयर बनाए, ऐसे हमने तीन के पेयर्स बनाए। और उसके बाद हमने जो पूरा का पूरा सेट है उसे यहाँ पे लिखा, एक हमने 5 लिखा। अब मुझे पता है कैसे चला कि ये कितने हैं। देखो ये ए के अंदर कितने सेट हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, सॉरी 4 है, तो 2 की पावर 4 दैट मीन 16। तो मैंने यहाँ पे 16 लिखे हैं, ठीक है। ऐसे ही बीबी के अंदर कितने हैं, 3, कितने होंगे, 8 होंगे, 2 की पावर 3 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। सी के पास कितने हैं, 2 हैं, तो वो 2 हैं तो वो हो कितने गए, 2 की पावर 2 4, 1 2 3 4। अब इधर भी चाहे काउंट कर लो, 16 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो इधर भी 16 है, तो ये पावर सेट बन गए, ठीक है। अब पावर सेट बन गया, अब कहते हैं एक्स बी को भी बिलोंग करता है, एक्स सी को भी बिलोंग करता है, तो दोनों में से कॉमन निकालो, दोनों में से कॉमन तो एक 5 कॉमन आ रहा है बी और सी में से। उसके बाद एक बी ही कॉमन आ रहा है, बाकी तो जो एलिमेंट्स है वो नॉट इंटरेस्टेड वाले केस हो गया, क्योंकि एक्स जो है वो बी और सी को ही देखेंगे हम। ऑलराइट, सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें आपका 5 और बी आ गया। सिर्फ आपको एलिमेंट निकालना है, यहाँ पे उसका सबसेट नहीं पूछा हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब आपको कोई सब सेट दिए होते हैं और आपसे कोई और थर्ड मतलब थर्ड या फोर्थ जैसे बोलते हैं कि एक्स एक सब सेट है, उसे फाइंड आउट करो विद द हेल्प ऑफ दीज 3। तो हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे पावर सेट निकालना पड़ता है और फिर जो उनमें जो भी कॉमन है, जैसे यहाँ एंड लिखा हुआ है, तो उस बेस पे हमें 5 और बी निकालना है। अब इस केस में एक्स ए का सबसेट है लेकिन बी का नहीं है, तो बी में ए बी सी है और ए में ए बी सी डी है, यानी हम उन्हें तो काउंट नहीं करेंगे, हम बेसिकली जो डी के पास जितने भी होंगे हम उन्हें काउंट करेंगे। अब ये कैसे होगा, देखो डी ए डी बी डी सी डी ए बी डी, तो हम ये वाली चीज़ काउंट करेंगे जो बी के पास नहीं है बट जो ए के पास है। तो जो भी एलिमेंट बी वाले हैं हम उसे यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों के ए और बी दोनों के कॉमन में जो भी बी वाले हैं, जैसे कि अब ए बहुत बड़ा है, बी उससे छोटा है, तो बी में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो हम ए में देखेंगे और हम उस चीज़ों को कट कर देंगे। जो बाकी की हमारे पास रेस्ट बच जाएंगी वो चीज़ें हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब आगे देखो, आई होप ये समझ आ ही गया होगा। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आने वाली वीडियो में। सेट्स की प्लेलिस्ट पे ज़रूर देखना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जेई लेवल के, एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, सो आगे देखो ये क्वेश्चन क्या है। इफ़ 2 फाइनाइट सेट हैव m and n एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ mn। अब इस केस में हम क्या करते हैं, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 56। ये 16 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 56 है, ठीक है। 56 होता है 8 इंटू 7 या 7 इंटू 8 जो भी है। अब आपको क्या करना है इस केस, इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम ये लिखेंगे एक एलिमेंट है 2 की पावर m, एक एलिमेंट है 2 की पावर n। तो कहते हैं उन दोनों के जो चाहे तो उनका डिफरेंस ले लो 56, चाहे वो बोल रहे हैं कि एक जो सेट है सबसेट है वो क्या है दूसरे के 56 ज़्यादा है, यानी एक तरह से देखा जाए दोनों का डिफरेंस 56 हो गया। उसके बाद अब इस केस में अब ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो बेस सेम होता है पावर डिफरेंट होती है ना, तो ये जो छोटी वाली चीज़ होती है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अंदर बच गई 2 की पावर m माइनस n माइनस 1। अब ऐसे हम इस फॉर्म में उसको लिख लेते हैं, क्योंकि देखो जब आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 की पावर n से 2 की पावर n ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 की पावर m बचेगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 की पावर n यानी वही बचेगा। तो इस केस में जो छोटी वाली चीज़ होती है उसे हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं और हम ऐसे लिख देते हैं। अब जब हम इसे भी आगे फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 की पावर n किसके इक्वल हो गए, 2 की पावर 3 के। अब n की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई। अब m माइनस एन 2 की पावर m माइनस एन माइनस 1 ये इसके इक्वल हो गया।
उसके बाद m माइनस एन आपका 3 के इक्वल आ गया, n की वैल्यू ऑलरेडी 3 थी तो m की वैल्यू आपका 6 आ गई। ठीक है, सो इसे करना। अब ये 7 कैसे बना होगा? ये 7 इसी फॉर्म में आपको 7 बनाना है, जैसे यहाँ पर 2 की पावर m माइनस एन, यानी वो कैसे बना होगा ये कि जो 2 की पावर 3 है उसमें से -1 करेंगे तभी बना होगा ना। ऑलराइट, सो ये आ जाएगा आपका m इज इक्वल्स टू 6। अब वेन डायग्राम में क्या करना है? जैसे वेन डायग्राम होते हैं, वेन डायग्राम में एक ये है आपके पास। अब इसमें जो यू है ना, वो यू होता है पूरा का पूरा यूनियन, पूरा। ठीक है, अब ये होता है, ये एक ए है, देखो मैं इसे ना दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे। ये होता है एक ए है, ये बी है, ए बी। ये जो चीज़ होती है ना, जिसे मैंने अभी जस्ट कलर्ड कर रही हूँ, ये इसे बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों का कॉमन लेते हो। पूरा का पूरा यूनियन कहलाता है, इतना पार्ट ए यूनियन बी कहलाता है। और जो ये होता है, ये वाला जो जो मैं ए का रेस्ट वाला पार्ट कलर्ड कर रही हूँ, आपने इसे छोड़ दिया, बाकी को देखा, बाकी क्या है? ए माइनस बी, यानी बी का कुछ हिस्सा छोड़ दो, सिर्फ उतना ले लो। ऐसे ही अगर मैं ये बी वाला कलर देख रही हूँ तो मैं इसे लिखूंगी बी माइनस ए। ऑलराइट, अब ये क्या है? ये इतना जो सर्कल वाला पार्ट है वो ए का है, और ये जो बाकी का जो रेस्ट हो गया वो है ए डैश। ए डैश का मतलब होता है कि जो ए का पार्ट नहीं है वो ए डैश है। जैसे इतना हिस्सा तो ए का हो गया, बाकी का बचा हुआ हिस्सा ए डैश हो। ऑलराइट, अब आगे देखो, यहाँ पर ये है। अब इसमें क्या है? ये एक और ये दो, अभी दो चीज़ अलग हैं। एक में ए बी सी डी है, एक में ई एफ जी एच है। अभी दोनों सेट ये कंबाइन तो नहीं है, ये इंडिविजुअल सेट हो गया, ये कंबाइंड सेट हो गया, कॉमन सेट हो गया। ये होता है डिसजॉइंट सेट। इसमें क्या होता है? डिसजॉइंट सेट। इसमें जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट होता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर हमें ये पूरा का पूरा ए बताना हो कि ये पूरा ए लिखेंगे कैसे, तो ए कैसे लिखा जाएगा? एक तो ए माइनस बी में जब हम ऐड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तभी तो आपको ए मिलेगा पूरा। ऐसे ही बी है, बी कैसे है? बी माइनस ए में जब आप ऐड करोगे ए इंटरसेक्शन बी, तभी आपको ये मिलेगा। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? चलो, उसके बाद कुछ अलजेब्रा ऑफ सेट्स है, जैसे ए यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन ए। वो किसके इक्वल होता है? ए के ही होता है। ए यूनियन ए लोगे तो ए के इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन ए लोगे तो वो भी ए के इक्वल होगा। तो ये साइन होता है यूनियन का, इसका मतलब होता है दोनों में जो चीज़ें कॉमन है। ये मतलब इस जो उल्टा ये होता है ना, इसका मतलब होता है आप दोनों को यूनियन ले रहे हो, यानी ए का भी इधर ए भी ले रहे हो और ये भी ले रहे हो, यूनियन हो जाता है ये। इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कॉमन इधर वाले का और इधर वाले का, जो दोनों का कॉमन हो गया वो। इसे बोलते हैं हम इंडेम्पोर्टेंट सेट। ये होता है आइडेंटिटी लॉस। आइडेंटिटी लॉस में होता है, देखो अगर आप एक सेट लेते हो ए, एक सेट लेते हो फाइव में तो कुछ होता ही नहीं है, तो ए और फाइव का तो यूनियन क्या होगा? ए ही होगा। ए इंटरसेक्शन यूनियन क्या होगा? वो भी ए के ही इक्वल होगा, क्योंकि यूनियन ले रहे हो और ए ले रहे हो। यूनियन में तो सारे के सारे हो गए, ए में तो अपने ही हो गए, तो यूनियन में तो ए भी आया, तो दोनों का कॉमन क्या हुआ? ए ही हुआ ना, ऑफ कोर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। डी ब्रॉगलीज लॉ का हम जो प्रूफ है वो करेंगे, बहुत इजी है, तो ये बाद में करेंगे हम इसे। एसोसिएशन लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज जो हमने बहुत सारी छोटी क्लास में पढ़ी है, इसका क्या मतलब होता है? 1+2+3 इज इक्वल्स टू 1+2 फिर प्लस में 3। यानी आप पहले एक चीज़ को अलग छोड़ देते हो, दो को ले लेते हो, फिर आप क्या करते हो? दो चीज़ों को इकट्ठे ले लेते हो, एक को अलग छोड़ देते हो। मतलब यही तो होता है एसोसिएशन लॉ में। चाहे बेसिकली बात तो वही होती है, तीनों को ऐड करोगे इधर भी 5 आएगा, सॉरी इधर भी 6 आएगा, और इधर भी ऐड करोगे सभी को तो 6 ही आएगा। ठीक है, ये वही चीज़ है यहाँ पे, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो वो ये जो सब सेम हो गए। यहाँ पे यूनियन की बात कर दी, यहाँ इंटरसेक्शन की यानी कॉमन की बात कर दी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस में क्या होता है? देखो डिस्ट्रीब्यूटिव में होता है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ 1+2-3 इज इक्वल्स टू 1+2-3, कुछ इस टाइप में ले लिया, तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होते हैं, आपके एसोसिएशन लॉज होते हैं। अब ये डी ब्रॉगली
डी ब्रॉगली का नहीं, अभी एक लास्ट बचा है। देखो, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ऐसे ही है एक और, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। सो इनके भी हम जो प्रूफ है ये करने वाले हैं। अब इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें है, अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें अब हमें ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी दिया हुआ है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक एक्स एलिमेंट है, वो किसको बिलोंग करता है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी को, ठीक है। अभी जो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो एक्स इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, यानी वो इसको बिलोंग करता है लेकिन वो इसके एलिमेंट्स नहीं चाहता, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, जैसे मैंने अगर सपोज, अच्छा, जो डी ब्रॉगली के जो भी है आपको, जो उसका सॉल्यूशन है उसका पूरा जो डिटेल्ड लेक्चर होगा सेट्स का, उसके अंदर हम डी ब्रॉगली को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतने, देखो अगर आपके पास एक एलिमेंट है ए, उसके पास 1 है, बी एलिमेंट है उसके पास 1,2 है, तो ए माइनस बी क्या होएगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि वो ए के एलिमेंट लेगा, वो कहेगा मुझे बी के एलिमेंट नहीं चाहिए, तो बी के एलिमेंट हटा दो, सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो बेशक लिख दो, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। अब आगे देखो, अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। ए को बिलोंग करता है, वो इसको बिलोंग नहीं करता। अब जब भी आप ये चीज़ लगा देते हो ना, ये होता है वो बिलोंग नहीं करता, वो बिलोंग नहीं करता है, तो उस केस में अगर ये बिलोंग करता है तो वो इस केस में वो एंड कहलाएगा, अगर बिलोंग नहीं करता तो उस केस में वो और कहलाएगा। ऐसे ही एक्स ए को बिलोंग करता है, एक्स बी को बिलोंग नहीं करता, और एक्स ए को बिलोंग करता है और वो सी को बिलोंग नहीं करता। अब आगे क्या करेंगे, अब ए एंड आ गया बीच में, तो ए माइनस बी और आ गया तो यूनियन लगा देंगे, उसके बाद एंड आ गया माइनस, फिर ये हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। देखो ये थोड़ा सा समझने में इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये जितना भी ये हमारा जो भी ये अलजेब्रा के लॉज है, सेट्स ऑफ अलजेब्रा है, ये हम डिटेल्ड लेक्चर में ना इसी को ही सबसे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। और एक और चीज़ जो होगी हमारी होगी आपके ब्रैकेट्स वाली, क्लोज ब्रैकेट्स ओपन ब्रैकेट्स, तो वो भी हम उसी में ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आगे देखो क्या आता है। एक बार ही तो आपको ये क्या करना होता है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं ना कि वो उसका सबसेट है या नहीं, तो एक बार आपको इस वे से सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार आपको इस वे से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आपको मतलब नीचे से ही ऊपर जाना होगा, ठीक है। एक और देखो, ये जो है ये आपका सिस्टमैटिक डिफरेंस पे बेस्ड है। अब उसमें क्या होता है, देखो ए माइनस बी और एक होता है बी माइनस ए, जो मैंने आपको वेन डायग्राम में समझाया, एक ये इसका लॉज है, ठीक है। सो ये जितने भी हैं ना, ये हम इसको डिटेल लेक्चर में ही आप कवर अप करेंगे, ऑलराइट। क्योंकि ये बेसिक बन रही थी, बेसिक बनते बनते ये 40 मिनट्स तक चली गई है। अब इसके लास्ट फॉर्मूलेज देख लो। फॉर्मूलेज हैं कि ए यूनियन बी, अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है, एक आपके पास एक ए है, एक आपके पास बी है, तो ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, देखो ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आप ए लोगे बी लोगे, आप ए बी दोनों लोगे, तो ये जो कॉमन हिस्सा है ये 2 बार ही ऐड होगा, हो जाएगा, तो इसे आप एक बार ही माइनस कर दोगे, तो ये सेकंड वाला हो गया, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, जब भी आपका ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, फाई के, यानी कोई भी वो एलिमेंट है ही नहीं, वो फाई के इक्वल है, तो उस वो होता है डिसजॉइंट सेट। वो कौन से सेट होते हैं, डिसजॉइंट सेट, जो भी मैंने वेन डायग्राम में भी आपको एक्सप्लेन किया, ये वाले, ये डिसजॉइंट सेट होते हैं, इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, इनका कॉमन 5 होता है, ठीक है। उसके बाद देखो अब 3 चीज़ें आ जाती हैं। अब 3 चीज़ें कैसे आ जाती हैं, 3 चीज़ें आती हैं, 1 2 और ये 3।
जब 3 चीज़ें आ जाती हैं तो आपको क्या करना होता है, पहले आपको ए को, बी को, सी को ऐड करना होता है, फिर माइनस करना होता है ए बी को, फिर माइनस करना होता है बी सी के इंटरसेक्शन को, फिर माइनस करना होता है ए सी के कॉमन को, प्लस में फिर आपको क्या करना होता है, एक बारी ऐड कर देना होता है जो तीनों का ही आपको कॉमन दिया होता है। उसके बाद ये, अब ए डैश यूनियन बी डैश, ये कैसे लिखोगे, यूनियन में से माइनस कर दोगे उनके कॉमन वाला पार्ट, यूनियन में से यानी इस पूरे में से आप माइनस कर दोगे ये इतना हिस्सा, तो आपको ए डैश और पूरा का पूरा आपको बी डैश मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपको इंटरसेक्शन देखना है तो आप यूनियन को माइनस कर दो, अगर आपको यूनियन देखना है तो आप उसके इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, यानी कोई ना कोई एक चीज़ होएगी। अभी ये जो टॉपिक है ये फॉर्मूलेज वाला, और ये जो चीज़ें हैं ये लॉज वाली, ये जब तक समझ नहीं आएगी जब तक हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो ये डिटेल में पढ़ेंगे कब, डिटेल लेक्चर के अंदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा हम इसी को ही कवर अप करेंगे बिकॉज मोस्टली तो हमने कवर अप कर ही लिया बेसिक में। एंड वेन डायग्राम्स के हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, या तो हम उसे ट्राई करेंगे कि हम डिटेल लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस दे दें, या हम वेन डायग्राम के लिए सेट्स के अंदर ही होगी इस प्लेलिस्ट, सेट्स की प्लेलिस्ट के अंदर ही आपको वेन डायग्राम के नाम से या तो अलग से वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। सो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो चैनल पे, और ये सब सेट्स की प्लेलिस्ट में जाओगे ना चैनल पे, वहीं सारी की सारी वीडियोस मिलेंगी। ऑल राइट।